वर्ल्ड वार वन पार्ट 2। वर्ल्ड वार वन को द ग्रेट वार या वार टू एंड ऑल ऑफ वार कहते हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद इस जंग को वर्ल्ड वार वन कहा जाने लगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने पहली जंग अजीम की वजूहात अपने किस्त नंबर 1 में आपको बता चुके हैं। अगर आपने वर्ल्ड वार वन की पहली किस्त नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब हम आपको पहली जंग अजीम की शुरुआत से इख्तिताम तक का अहवाल सुनाएंगे और दिखाएंगे। 28 जून से 28 जुलाई तक की सफारतकारी की नाकामी को जुलाई क्राइसिस कहते हैं। ये तमाम सफारतकारी नाकाम रही और जंग को ना रोक सकी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लड़ाई किस किस के दरमियान लड़ी जा रही थी। एक तरफ सेंट्रल पावर और दूसरी तरफ अलाइड पावर थी। आखिरकार मोरखा 28 जुलाई को ऑस्ट्रो हंगरी ने अपने किले जिमन फैक्टोरियस ऑफ जिमन से सर्बिया पर पहली गोली चलाकर तबले जंग बजा चुका था और सर्बियन शहरों पर जमीनी रास्तों और कश्तियों के जरिए शेलिंग शुरू कर दी। पहले ही महीने में ऑस्ट्रो हंगरी ने सर्बियन की कत्ल आम करते हुए 4000 सर्बियन फौजी और आम लोगों को कत्ल कर दिया। उनके मकाना जला दिए गए, खवातीन का रेप किया गया, तमाम के तमाम खानदानों को मुनज़्ज़म तरीके से ज़िबा किया गया। इस महाज पर सिर्फ सर्बियन अफराद का 1,30,000 के करीब नुकसान किया गया। सर्बिया का रूस से जंगी मुआहदा था। इस मुआहदे के तहत सर्बिया ने रूस से मदद मांग ली। रूस ने अपनी फौज मुतहरिक करने का हुक्म दिया तो जर्मनी ने रूस से दरख्वास्त की कि आप गैर जानिबदार रहें, मगर दरख्वास्त रद्द कर दी गई। रूस बदमस्त हाथी की तरह सर्बिया की मदद के लिए जंग में कूद पड़ा और ऑस्ट्रो हंगरी पर हमले शुरू कर दिए। ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी, इटली के दरमियान भी 1882 में एक दिफाई जंगी मुआहदा था जिसे ट्रिपल अलायंस भी कहा जाता है। इस मुआहदे के तहत ये तय पाया था कि किसी भी मुल्क पर हमला हुआ तो मिलकर उससे जंग करेंगे। इस मुआहदे के तहत ऑस्ट्रो हंगरी ने जर्मनी से मदद मांग ली तो जर्मनी ऑस्ट्रो हंगरी की मदद के लिए जंग में शामिल हो गया, जबकि इटली ने जंग में शामिल होने से इनकार करते हुए गैर जानिबदार रहने का ऐलान कर दिया। जबकि दूसरी तरफ रूस, बरतानिया और फ्रांस के दरमियान भी इसी तरह का जंगी मुआहदा था जिसे ट्रिपल अंतान कहा जाता है। अब ऑस्ट्रो हंगरी और जर्मन फौजें मशरिक से रूस के साथ निबर्द आजमा थीं, जबकि मगरिब की तरफ से फ्रांस की फौजों का सामना करना था। जर्मनी के पास शल्फन प्लान पहले से ही मौजूद था जिसे जर्मन फौज के एक जनरल एल्फर डॉन शेल्फन ने 1905 में तैयार किया था। तो जर्मनी ने इस प्लान पर अमल करते हुए सोचा कि बेल्जियम की तरफ से फ्रांस को घेरा जाए। बेल्जियम से जर्मनी ने फौजें गुजारने की दरख्वास्त की तो बेल्जियम ने इनकार कर दिया। तो जर्मनी ने बेल्जियम पर चढ़ाई कर दी और बेल्जियम को रौंद डाला। बेल्जियम का बरतानिया से भी एक जंगी मुआहदा था जिसे ट्रीटी ऑफ लंदन कहते हैं। बेल्जियम ने बरतानिया से मदद मांग ली। बरतानिया बेल्जियम की मदद के लिए जंग के मैदान में आन पहुंचा। तब तक जर्मनी ने बेल्जियम को रौंद कर फ्रांस पर चढ़ाई कर दी। जर्मन फौजें पेरिस तक पहुंचने वाली ही थीं। ऐसा लगता था कि पेरिस जल्द ही हार जाएगा। फ्रांस की फौजें मुसलसल पसपा हो रही थी, इसलिए आज तक फ्रांसीसी फौज को जल्द हथियार डालने वाली फौज कहा जाता है। उस वक़्त के फ्रांसीसी फौजी जनरल जाफरे को फौज की क़यादत से हटा दिया गया। जनरल गिलेनी को तैनात किया गया। वो एक इंतहाई काबिल और बहादुर जनरल था। जर्मनी ने बेल्जियम और फ्रांस की फौजों को बेहद नुकसान पहुंचाया। तब तक बरतानिया की फौजें फ्रांस पहुंच गई थीं। फ्रांस और बरतानिया ने मिलकर जर्मन फौजों को वापस धकेलना शुरू कर दिया। इस लड़ाई को बैटल ऑफ मार्ने कहा जाता है। इस लड़ाई में तकरीबन 3,15,000 फ्रांसीसी फौजी बहादुरी से लड़ते हुए मारे गए। फ्रांस और बरतानिया की फौजों ने फ्रांस के बॉर्डर पर टेंटिस यानी खंदकें बनाना शुरू कर दिए। दूसरी तरफ जर्मन फौजों ने भी टेंटिस बना लिए और अगले 3 साल तक इन्हीं टेंटिस में लड़ाई होती रही। ये टेंटिस 475 मील तक फैले हुए थे। मगरबी महाज पर टेंटिस की वजह से किसी को कोई खास कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो जर्मनी ने 2 फौजी कोर मगरबी महाज से वापस करके रूस से लड़ने के लिए मशरिकी महाज पर रवाना कर दिए, क्योंकि उस वक़्त रूस एक बड़ी फौजी ताकत थी। जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरी ने मशरिकी महाज पर रूस को बेहद नुकसान पहुंचाया। इस महाज पर रूस के तकरीबन 3 लाख फौजी मारे गए। नवंबर 1914 को ऑटोमन एम्पायर, जिसको सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता है, जिसका लीडर इस्माइल अनवर पाशा था, जिसे कमाल पाशा भी कहा जाता है, सल्तनत उस्मानिया और रूस के दरमियान
400 साल पुरानी दुश्मनी चल रही थी। मौका पाकर सल्तनत उस्मानिया की फौजें समंदरी रास्ते से ब्लैक सी के मकाम पर रूस के शहर अडोसा पर हमला आवर हो गयीं। अब रूस पर 3 बड़ी फौजी ताकतें ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर ने तेजी से हमले शुरू कर दिए थे। रूस को घेर लिया गया था तो रूस की मदद के लिए मगरबी महाज से बरतानिया, फ्रांस की फौजों ने ऑटोमन एम्पायर पर हमला कर दिया, मगर ऑटोमन एम्पायर ने ये हमले नाकाम बनाकर ब्रिटिश फौजों को पसपा कर दिया। ऑटोमन एम्पायर ने जवाबी कार्रवाई में ब्रिटिश के जेर कब्जा सुएज कैनाल पर हमला कर दिया और सुएज कैनाल पर कब्जा करने की कोशिश की, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर समझता था कि अगर सुएज कैनाल पर कब्जा कर लिया जाए तो बरतानिया की रसद व कुमक बंद की जा सकती है और जंग जीती जा सकती है। मगर बरतानिया ने भरपूर दिफा करते हुए ऑटोमन एम्पायर के हमले नाकाम कर दिए। बरतानिया ने सऊदी बागियों को सल्तनत उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत पर उकसाया और बदले में सऊदी अरब की बादशाहत देने की यकीन दहानी करवाई। 2 जनवरी 1915 को गैलीपोली के मकाम पर लड़ाई लड़ी गई। इसमें रूसी, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फ्रांस ने मिलकर गैलीपोली के मकाम पर ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया पर हमला कर दिया। इस महाज पर मुस्तफा कमाल अतातुर्क पाशा अपनी फौज के शाना बशाना लड़ रहे थे। कमाल अतातुर्क ने कमाल ही कर दिया। दानिशमंदाना बहादुरी से हमले करके इत्तेहादी फौजों पर कारी ज़रब लगाकर 2,14,000 फौजियों को कत्ल कर दिया। हर हमले से इत्तेहादी फौजियों को नुकसान हो रहा था। बिलाखिर 9 जनवरी 1916 को इत्तेहादी फौजें गैलीपोली छोड़कर फरार हो गईं। ये लड़ाई कमाल अतातुर्क ने जीत ली। इसी फौजियों की याद में आज तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एंजक डे मनाया जाता है। 1915 में बैटल ऑफ इंजोनिया लड़ी गई। इटली ने फ्रांस के कहने पर अपने रफीक मुल्क जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरी पर हमला कर दिया और अलायंस पावर का हिस्सा बन गया। ऑस्ट्रो हंगरी और जर्मनी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इटली पर कब्जा कर लिया। बाद में फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया की मदद से इटली ने अपने इलाके वापस करा लिए थे। 1916 में बैटल ऑफ सोम हुई। ये लड़ाई सोम नदी के किनारे लड़ी गई। इस लड़ाई की खास बात यह थी कि एक दिन की जंग में तकरीबन 80,000 फौजी मारे गए। इसमें अलायंस पावर के फौजी ज्यादा थे, ज्यादातर बरतानिया और कनाडा के फौजी थे। दोनों अतराफ के 3 लाख फौजी मारे गए। अलाइड पावर ने बरतानिया की क़यादत में ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर पर कई हमले किए, मगर कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी। जबकि 2.5 लाख फौजी मारे जा चुके थे तो बरतानिया और फ्रांस ने मिलकर जर्मन कॉलोनीज पर हमले शुरू कर दिए। अफ्रीका में जर्मन कॉलोनीज थी जहां पर बरतानिया और फ्रांस ने कब्जा कर लिया। चाइना में भी जर्मन कॉलोनीज थी जहां पर जापान ने हमले करके कब्जा कर लिया। चूँकि बरतानिया और जापान के दरमियान भी एक जंगी माहिदा था। तकरीबन पूरी दुनिया में ही खूनी जंग जारी थी कि रूसी इनकलाब आ गया। फरवरी 1917 की रूसी इनकलाब में ज़ार निकोलस की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और रोमानोव शाही खानदान की हुकूमत आ गई। यह बुरी हुकूमत थी कि अप्रैल 1917 में दोबारा इनकलाब आया और लेनिन की क़यादत में हुकूमत बनी। लेनिन इक़्तिदार में आते ही जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरी से अमन मुआहदा करके जंग से अलहदगी अख्तियार कर ली, जिस पर जर्मनी बेहद खुश हुआ, मगर ये खुशी चंद ही हफ्ते कायम रही। ये तो पहली जंग अजीम की ज़मीनी जंगी महाजों का अहवाल था। अब चलते हैं समंदरी जंगी महाजों की तरफ। समंदर में जर्मनी और ब्रिटिश बहरी फौजों का बोलबाला था। जर्मनी ने यू बोट नामी सबमरीन समंदर में उतार दी, जिसने बरतानवी नेवी के बहरी जंगी बेड़ों को निशाना बना बना कर समंदर में गरक कर रहा था। जर्मन नेवी और बरतानवी नेवी के दरमियान समंदर में खूनरेज जंग हुई। जर्मन नेवी और ब्रिटिश नेवी ने एक दूसरे को तबाह को नुकसान पहुंचाया। जर्मन नेवी पहले तो सिर्फ जंगी बहरी बेड़ों पर हमला करती थी, बाद में उसने मुसाफिर बरदार बहरी बेड़ों पर भी हमले शुरू कर दिए। 7 मई 1917 को जर्मनी ने लुजिटानिया नामी एक बहरी बेड़े पर हमला कर दिया जो अमेरिका से बरतानिया की तरफ जा रहा था। लुजिटानिया सिर्फ 18 मिनट में डूब गई। 1200 अफराद हलाक हो गए, जिसमें 128 अफराद अमरीकी थे। उस वक़्त के अमरीकी सदर वुडरो विल्सन ने 14 नुकाती एजेंडा पेश किया, जिसे अमरीकी पार्लियामेंट ने मंजूर किया।
اور بدلہ لینے کے لیے 7 مئی 1917 کو جنگ میں کود پڑا۔ اس حادثے سے پہلے امریکہ غیر جانبدار تھا اور دونوں گروپوں کو اسلحہ فروخت کر رہا تھا اور دونوں گروپوں سے تجارت بھی کر رہا تھا۔ اس سے امریکہ نے بہت پیسے کما لیے تھے۔ اب وہ الائنس پاور کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی وجہ تھی کہ جرمنی نے امریکہ کے پڑوسی ملک میکسیکو کو ایک خفیہ خط لکھا کہ آپ ہمارا ساتھ دے کر امریکہ پر حملہ کرتے، ہم آپ کے مقبوضہ علاقے آزاد کروا دیں گے۔ وہ خط پکڑا گیا اور امریکہ کے ہتھے لگ چکا تھا۔ اب جنگ روس سے نکل کر امریکہ جا پہنچی تھی۔ امریکہ نے فرانس کی سرزمین پر برٹش فوج کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی اور حملے شروع کر دیے۔ ہر روز امریکہ بحری جہازوں کے ذریعے 10,000 فوجی بھیج رہا تھا۔ اب سینٹرل پاور اور الائڈ پاور کے اتحادی یوں تھے۔ یہ جنگ پہلی بار فضا میں بھی لڑی گئی۔ فضائی جنگ صرف فلسطین کے محاذوں پر لڑی گئی اور اپنے دشمن کو ٹینٹس یعنی خندقوں کے اندر مارنے کے لیے استعمال کی گئی اور فضائی حملے کافی کامیاب رہے۔ یہ جنگ طویل اور اعصاب شکن ہو چکی تھی۔ ٹینٹس میں فوجی رہتے، کھاتے پیتے اور وہیں پر سو جاتے۔ سردی، گرمی، بارش اور برف باری کے باوجود انہی خندقوں میں ہی رہنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے خندقوں میں فوجی مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ اسپینش فلو کی وجہ سے 5 کروڑ فوجی اور سویلین مارے گئے۔ جرمنی میں جنگ بندی کے لیے احتجاج ہونے لگے۔ ولیم دوئم جرمنی سے فرار ہو کر ہالینڈ میں چھپ گیا۔ بالآخر جرمنی کی درخواست پر جنگ بندی ہو گئی۔ مورخہ 11/11/1918 صبح 11 بجے جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ جرمنی کے تقریباً 20 لاکھ فوجی مارے گئے، فرانس کے 16,55,000، آسٹرو ہنگری کے 11,33,000، روس کے 40,12,000، امریکہ کے 1,10,000، برطانیہ کے 8,40,000 جبکہ سربیا کے 8 لاکھ فوجی مارے گئے۔ واضح رہے کہ اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان روس کو ہوا، اس کے 40 لاکھ سے زیادہ فوجی مارے گئے، جبکہ سب سے کم نقصان جاپان کو ہوا جس کے صرف 301 فوجی مارے گئے۔ جنگ میں اپنی اپنی فوجوں کی طرف سے اچھی کارکردگی دکھانے والے جنرلز کے نام یہ ہیں۔ جرمنی کے فوجی جنرل میں روڈولف اور جنرل ہینڈنبرگ شامل تھے۔ فرانسیسی جنرل میں جنرل فاش، جنرل پیتان، جنرل گلینی، جبکہ برٹش کے جنرل میں لارڈ ایلن بائی شامل تھے۔ اور قائدین کے نام یہ ہیں۔ جنگ بندی کن کن شرائط پر ہوئی، جنگ سے کتنا جانی و مالی نقصان ہوا، جنگ کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا گیا اور کون کون سے نئے ممالک معرض وجود میں آئے، یہ تمام احوال ہم آپ کو اگلی اور آخری قسط میں ہی دکھائیں گے۔